कहा जा रहा है कि जैसे आप लोग जब एमबीबीएस एमएस करके एमडी करके लोग निकलते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी हो जाती है। आप लोगों ने कुछ बॉन्ड भी शुरू किया, क्या है वो दर्शकों को बताइए कि जो नए डॉक्टर्स निकलेंगे वो कितने दिन तक सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना उनका अनिवार्य है। देखिए, एक तो ये मान के चलिए कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उसमें जो खर्चा है वो लगभग सरकार वहन करती है। जो फीस वगैरह भी जो देते हैं वो बहुत नॉमिनल है। तो सरकार एक बॉन्ड भराती है कि आप जब एमबीबीएस हो जाएंगे तो आपको 2 साल हमारे साथ काम करना होगा। अब बहुत सारे जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, अब रेडियोलॉजिस्ट में एक बार जब रेडियोलॉजी में वो एमबीबीएस करके या एमएस या एमडी कर लेता है तो हम बॉन्ड भराते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो 1 करोड़ रुपए आपको सरकार को देना पड़ेगा। अब रेडियोलॉजिस्ट में स्थिति ये हो गई है कि वो 1 करोड़ नहीं कहिए 5 करोड़ दे दे सरकार को। तो इस तरह की कुछ कमियां हैं जिनको हम लोग दूर करने का प्रयास कर इसको रहे हैं। कैसे दूर करेंगे भाई? रेडियोलॉजिस्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रेडियोलॉजिस्ट हैं कि वो सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए राजी नहीं है, और जो आम आदमी है, जो गरीब मरीज है, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाता, वो बड़े हॉस्पिटल को खर्चा उसका झेल नहीं सकता, तो उसके लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, निश्चित तौर पे इसमें एक तो ये भी है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, उसके ऊपर विचार चल भी रहा है। मेरे ख्याल से अभी मेरा बहुत ज़्यादा बोलना उस पर ठीक नहीं है, थोड़ा उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जल्दी ही उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही आएगा। एक आप लोगों की व्यवस्था बेहतर हुई है, जैसे एम्बुलेंस सेवा आपकी, पहले का जो आपका रिस्पांस सिस्टम था और आज का जो रिस्पांस टाइम है, दोनों में बहुत फर्क हुआ है। तो एम्बुलेंस की अच्छी व्यवस्था की वजह से मुझे लगता है कि जो कैजुअलिटी है उसमें कमी आई है। आपका जो एक एम्बुलेंस एलएस लाइफ सपोर्ट एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस भी आपने हर जिले में दी है, तो उसका क्या रोल है? उससे कितनी मृत्यु दर में उसमें कमी भी आई है और लोगों को समय से इलाज मिला है? नहीं, निश्चित तौर पे इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और आज की तारीख में 6 मिनट से कुछ थोड़ा 6 मिनट कुछ सेकंड की हमारी जो आ रही है एवरेज जो आ रहा है कि एम्बुलेंस पहुंचने का, तो मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। और बल्कि मुझे बताने में भी काफ़ी संतोष हो रहा है कि जो नए बॉर्न बेबी होते हैं उनमें मृत्यु दर में हम लोग पूरे भारत में जो परसेंटेज है उससे बहुत कम हो गई है। और शिशु मृत्यु दर में तो हम लोग ने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत ही जो हमारा नेशनल एवरेज है उससे बहुत कम हो गया है। और गंभीर बीमारियों में भी जो पहला घंटा होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, तो ये प्रयास हम लोग का रहता है कि पहले घंटे में ही उसको कुछ ना कुछ सहायता मिल जाए। एक सवाल और सर की, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर देख तो लेते हैं लेकिन दवाएं वो बाहर की लिख देते हैं, जबकि आपके पास बहुत सारी संख्या में सभी दवाएं उपलब्ध हैं, चाहे जीवन रक्षक से लेकर सभी दवाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद बाहर से मेडिसिन मंगाई जाती है और कई बार शिकायत होता है और आप लोग कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे दवाइयों की कोई कमी नहीं है, चाहे जिस मर्ज की हो दवाइयाँ पर्याप्त हैं पूरे प्रदेश में। हाँ, कहीं कहीं जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है कार्रवाई भी होती है। और अभी 2 दिन पहले भी डिप्टी सीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई ना लिखे। कोशिश हम लोग की रहती, जहाँ से भी कोई शिकायत मिलेगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ा स्वास्थ्य विभाग से हटके पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं सर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है, ये जाति धर्म और मजहब से ऊपर नहीं उठ पा रहा। बार बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो लगातार आप लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि आप इस तरह से माहौल बनाते हैं कि वो सब कुछ तुष्टीकरण और जाति पर आकर टिक जाता है। देखिए, तुष्टीकरण तो हम लोग करते नहीं हैं, तुष्टीकरण तो वही करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है तुष्टीकरण की नीति उन्हीं की है। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं ये आरोप लगाते हैं, और हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, वो चाहे जितने आरोप लगाए, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उनके चाचा तो जाति पर, सेना की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने, भूमिका सिंह की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि ये इस समाज से इसलिए इनको हाईलाइट किया जा रहा। उनको तो जाति का भी नहीं पता था कि वो दलित समाज की बेटी है। देखिए, सनातन धर्म आदिकाल का धर्म है, आदिकाल से चला आ रहा है, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कथन ये है कि हर सनातनी एक है, ना तो वो किसी जात में बटा है ना किसी पात में बटा है।
और यही दर्द उनको सता रहा है। पिछले कुछ समय से पूरे विश्व का 120 करोड़ सनातनी जब एक हो गया है तो ये डर उनको लगा हुआ है। और निश्चित तौर पे 120 करोड़ सनातनी जब एक हो जाएगा तो भारत बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत दुनिया की सबसे प्रथम नंबर की इकॉनमी बनेगी। ये डर उनको लगा हुआ है। आज हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन जब आप लोग वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफिया बोर्ड है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। अब देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि केंद्र सरकार 3 दिन बाद जो है वक्फ पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। तो उसमें जो मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं वो उसमें आवेदन कर सकेंगे। यानी वक्फ की जमीनों को सही जगह पहुंचाने की कोशिश है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, आप उसको खत्म करके उस पर अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं। अब इतने दिनों से वक्फ बोर्ड चला रहा है, एक पूरे भारत में एक कोई गरीब मुसलमान बता दीजिए जिसका वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ हो। किसी एक गरीब लड़की या लड़के को किसी तरह का मुआवजा दिया गया हो, पढ़ने लिखने के लिए कुछ पैसा दिया गया हो। केवल चंद लोग हैं जिनकी जेबों में वक्फ बोर्डों का पैसा जा रहा है। जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो ऐसे जो माफिया टाइप के लोग हैं उनको दर्द हो रहा है। कौन है वो माफिया? कौन से लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है? अब आप ढूंढिए तो बहुत सारे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, फर्रुखाबाद के बहुत बड़े एक नेता हैं, उनको भी दर्द होता है। और रामपुर वालों को भी होता है। बिल्कुल होता है। अब सबको जिसके अब हजारों करोड़ों की संपत्तियां जब हाथ से निकलेंगी, वक्फ है क्या? वक्फ है कि मैंने अपनी जमीन ईश्वर के नाम पर दान दी और वो गरीब लोगों के हित में लगे। अब वो गरीब लोगों के हित में तो लग नहीं रहा है। हमने उस जमीन को किसी एक बिल्डर को किराए पे दे दिया। हजरतगंज में ज़मीन है, किराए पे दे दिया। किराया हम उससे ले रहे हैं 20 रुपये महीना, और 20 करोड़ रुपए लेके जो किराया होना चाहिए 20 लाख रुपया महीना जिस बिल्डिंग का, उसका हम 20 रुपये दिए दे रहे हैं और 20 करोड़ रुपए घूस खा के बैठे हुए हैं। तो हमको तकलीफ नहीं होगी? उनको भी तकलीफ हो रही है कि आप तो उनका सब ले रहे हैं। जब सहारनपुर वाले इमरान मसूद साहब ने बोला था तो दिनेश सिंह साहब सामने ही बैठे, इन्होंने बहुत ठीक से जवाब दिया था। अब निश्चित तौर पे देखिए, हमारा काम जनता की सेवा करना है, गरीब जनता की सेवा करना है। जो इस तरह के लोग हैं उनको विधि अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और ना तो हम इसमें रुकेंगे ना कोई रोक पाएगा, चिल्लाए चाहे जितना। अखिलेश यादव तो हर चीज पर सवाल खड़ा करते हैं। अब देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शुरू कर दिया, क्योंकि जो इलेक्शन आ रहा है, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कई राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो अब राजनीतिक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुट गए हैं। तो बीजेपी ऐसी क्या रणनीति बना रही है कि जो पीडीए है, जिस फार्मूले को लेकर 2019 में चुनाव हुआ, उस पर जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो जो इंडी गठबंधन था उसको उसका फायदा हुआ, और उसी का ढिढोरा वो पीटते हैं कि आने वाले चुनाव में हम इससे तो बीजेपी को हरा देंगे। देखिए, वो एक समय था, वो समय गुजर गया, और कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक आपने बताया कि हर चीज़ का वो करते रहते हैं। एक बहुत पहले एक पार्टी होती थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उनका सिद्धांत था कि आप सड़क पे चले जाओ और गाली देना शुरू कर दो। अगर कोई आदमी आपको गाली देने के लिए नहीं मिल रहा है तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद अपने आप को गाली दीजिए। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का हो गया है। खुद को गाली दे रहे हैं। अब यही बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो यही बचेगा, और सोशलिस्ट पार्टी उसी में समाप्त हो गई। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का होना है। झूठ के पुलंदे पे बहुत दिन तक ख्वाब नहीं चलने वाले हैं, और ये निश्चित तौर पे आप देखिएगा आगे आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लुप्त प्राय पार्टी हो जाएगी। आपके आसपास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रायबरेली, अमेठी, दिनेश सिंह साहब अक्सर जवाब देते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, इटली तक जोड़ देते हैं। तो आपको लगता नहीं कि वो जो एरिया है
राहुल गांधी को लेके पोस्टर भी लग जाते हैं, उनका ठीक से जवाब तो दिनेश सिंह साहब उद्यान मंत्री साहब देते हैं, आए दिन देते रहते हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि जो अमेठी और रायबरेली में जो जनाधार है, जो कांग्रेस का खत्म हुआ, लेकिन अभी भी अमेठी में उनका सांसद है, तो जो 2027 का चुनाव है, क्या उसमें एक बार जो उनका वोट बैंक है उसको आप लोग कम कर पाएंगे? क्योंकि देखिए किशोरी लाल जी वहां से सांसद हुई, स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हारी, तो जो समीकरण है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी दावा ठोंकती है कि नहीं नहीं हमारे पास तो इतना वोट परसेंटेज है जो हमको मिला है, उस आधार पर हम 27 में सरकार बना लेंगे। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी जिनकी वजह से रायबरेली सीट भी और अमेठी सीट भी कांग्रेस जीत गई। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे ये दावे से कह सकता हूं कि दोनों लोकसभा में 10 विधानसभा सीटें हैं, 5 अमेठी में, 5 रायबरेली में, और 10 में से एक भी सीट 2027 के चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतेगी। जहां कहिए वहां मैं लिख के दे दूं। और इतना ही नहीं, इन 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 15,000 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। इस बार निपटा देंगे आप लोग? निपटाए हैं, पहले से निपटे हैं। 15,000 से ज़्यादा किसी सीट पे कांग्रेस को वोट नहीं मिलने हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, जो इनका पूरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इनका गठबंधन आपको लगता नहीं है कि कब बनता है, कब बिगड़ जाता है? हर चुनाव में होता है, हर चुनाव बाद खत्म तो हो जाता है। चुनाव के बाद भी देखिए, आप कुछ समझ भी नहीं आता है कि कौन किस गठबंधन में है। अभी परसों कांग्रेस के नेता एक गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस के लोग ममता जी को गरिया रहे हैं। तो कब कौन किसके पीछे पड़ जाए ये समझे में नहीं आता इनका गठबंधन। लीडरशिप का झगड़ा है कि लीडर कौन बनेगा। ममता बनर्जी खुद को लीडर मानती हैं, अखिलेश यादव खुद को लीडर मानते हैं, राहुल गांधी खुद को लीडर मानते हैं, जो साउथ की पार्टियां वो खुद को लीडर मानते हैं। तो ये समस्या, शरद पवार खुद को लीडर मानते हैं, तो लीडरशिप का झगड़ा है, ये आप मानते हैं जो इंडिया गठबंधन है? अच्छा, ये बात तो जो है सो है ही है। नीतीश जी अपना लीडर किसको मानते हैं? तो मोदी जी को मानते हैं। नायडू जी ये किसको मानते हैं? आपको मानते हैं। चिराग पासवान जी किसको मानते हैं? यही तो, इसी बात से तो डरते हैं। तो अब ये कमजोरी अगर उनमें है तो उसमें हम क्या करें भाई? आप कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं और अपनी पिच पे ले आते हैं और वो विपक्ष सेल्फ गोल कर देता है। अब 140 करोड़ जनता में से 100 करोड़ जनता हमारे साथ है, तो उसके लिए हम क्या करें? वो यही तो कहते हैं कि जाति की, धर्म की, मजहब की, समीकरण की बात वो करते हैं और आप ले आते हैं अपनी पीछ पे और सारे लोग अपने पास ले आते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम कोशिश में लगे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो हमारे साथ नहीं लग रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, समझाने में लगे हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके लिए आप पसमानदा समाज को लेकर आपने बहुत सारी मीटिंग की, मुस्लिम समाज के बात जो आप कर रहे हैं, तो कुछ वोट बैंक, जैसे लखनऊ में देखिए राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ सीएम समाज बहुत बड़ी संख्या में राजनाथ सिंह को वोट करता, अटल बिहारी वाजपेयी जी को करता था। तो कहीं दूसरे क्षेत्रों में या तो आप समझाने में असफल रहे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते। अब ये देखिए, धीमे धीमे परिवर्तन आएगा। अब समय है, समय कब आता है ये देखिए, धीमे धीमे समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी रहा है। आप देख रहे होंगे लगभग हर चैनल पे बहुत से लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर में आपको आज की तारीख में जब 370 हटा, जो लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, आज वो कहने लगे हैं कि नहीं, 370 हटने से जम्मू कश्मीर में बेहतर स्थिति हो गई है। कांग्रेस के ही एक बड़े मुस्लिम नेता अभी परसों ही बोले हैं कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में बेहतर स्थिति हो गई है। नहीं, आपको लगता नहीं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, सबको अपने पॉलिटिकल करियर की चिंता और वो समय के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन जब पहलगाम में हमला हुआ, भारत ने पाकिस्तान को घुस कर मारा, उसके बाद भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने सेना पर भी सवाल करना शुरू कर दिया, जबकि हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारा, तहस नहस कर दिया। लेकिन जनता चाहती थी कि बिल्कुल निपटा दिया जाए। देखिए, ये एक अजीत जी, सबसे बड़ी चीज़ विडंबना ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उसमें हमारा क्या दोष?
कोई ना कोई कांग्रेसी नेता, बड़ा नेता आके कुछ ना कुछ ऐसे बोल देता है, ऐसे वचन सुना देता है जो भारत की जनता को पसंद नहीं है, तो बोलता तो वो है। और अगर वो कांग्रेस को लगता है कि हमारे सिखाने पे उनका नेता बोल रहा है, तो इसमें हम क्या करें। अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी तक उनको अपना अध्यक्ष मानते हैं, लेकिन अब खड़गे जी को कोई अध्यक्ष मनबे नहीं करता है, तो इस पर हमारी क्या वो तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा अखिलेश जी को कि भाई देखो, सदन के अंदर कहा कि देखो हमारे यहाँ तो अध्यक्ष बदलता रहेगा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगले 5 साल, अगले 15 साल, 20 साल आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, ये अगर लेकिन अखिलेश जी किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, मान लीजिए वो पंकज मलिक को बना दें, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग पंकज मलिक को अपना अध्यक्ष मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो चाचा कोई बनाने के नहीं तैयार हुए, शिवपाल चाचा को। वही तो सोच, ये आपके दिमाग में है। हमारे यहाँ अगर हमारा कोई भी, हमारा मंडल अध्यक्ष अगर कोई है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, तो जितने हमारे 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं वो सब उसको अपना अध्यक्ष मान लेंगे, प्रधानमंत्री तक उसको अपना अध्यक्ष मान लेंगे। हमारी कैडर बेस पार्टी है, पार्टी के आधार पे हम चलते हैं। अब दिक्कत यही है ना कि आपके यहाँ कोई अध्यक्ष की सुनता नहीं है, तो इस पे हम क्या करें। एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं, स्वास्थ्य विभाग अच्छा भी काम करता है, लेकिन कई बार आप विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं जब कहीं कोई मरीज स्ट्रेचर पर नहीं, किसी के कंधे पर दिखाई देता है, जब कोई डॉक्टर कोई गड़बड़ी करता है। अभी देखिए गाजियाबाद का हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल था यशोदा, वहाँ पर हार्निया के ऑपरेशन में व्यक्ति की मौत हो गई और काफ़ी विवाद हुआ। तो ये जो अंकुश है ये कैसे लगेगा, ये आम जनता भी जानना चाहती है कि जिसको आप कह रहे थे कि भाई ये धरती का भगवान है, डॉक्टर है, इनको आपके सपोर्ट की भी जरूरत है और आपके अनुशासन की भी जरूरत है, और कई बार तीमारदार की भी गड़बड़ी होती है। देखिए, एक तो आप ये समझें कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और उसके बावजूद भी हम लोग साल भर में करोड़ों लोगों को ओपीडी में, आईपीडी में देखते हैं और रखते हैं। एक मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसका 7 साल का 8 साल का बच्चा बीमार है, कुछ बीमारी उसको हुई, कुछ एकदम से कुछ अचानक उसको प्रॉब्लम हुई, वो ये नहीं सोचता है कि हम स्ट्रेचर ढूंढें, वो उसको अपने गोदी में उठा के भागता है। इसमें आप क्या कर लीजिएगा। ठीक बात है। और फिर जब वो वीडियो आता है तो सवाल खड़े हो फिर जाते सवाल हैं। खड़े होते हैं। एक स्वाभाविक सी बात है कि किसी व्यक्ति का एक 5-7 साल का बच्चा अचानक बीमार पड़ता है तो वो स्ट्रेचर नहीं ढूंढेगा, वो बाप है या वो गोद में माँ लेके है, पहुंच जाएगा। वो गोद में लेके तुरंत भागेगा कि हम किसी तरीके से डॉक्टर के पास पहुंचे। इन सब चीज़ों को ना कोई रोक सकता है। अब हाँ, थोड़ा सा आप लोगों से भी मेरा आग्रह है, मीडिया से, कि इन सब चीज़ों को, ये नेगेटिव चीज़ दिखाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। कितने लोग, आप मेडिकल कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज में आप देखिए कि कितने लोग आज यहाँ पे इलाज कराने आए। 7,000 8,000 की ओपीडी, 8,000 आदमी रोज। लखनऊ में ही अगर जितने सरकारी अस्पताल हैं, अगर सबकी ओपीडी हम लोग गिन लें तो 2 लाख से नीचे नहीं होगी। ये मैं अंदाजन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर में नहीं बिल्कुल, जानता। बड़ी संख्या में लोग आते हैं दिखाने। और आईपीडी भी कम से कम 15 से 20,000 होगी। मेरा आपके माध्यम से सभी चैनलों से आग्रह है कि थोड़ा हम लोग भी पॉजिटिव चीज़ दिखाएं। देखिए, थोड़ा राहत दे दिया जाए आपको। देश नहीं, राहत, देखिए राहत हम लोग, देखिए अगर आप सबसे, इस संसार में आज की तारीख में नेता सबसे निरीह है। सरकार थोड़ी नहीं रही है। देखिए नहीं, दिनेश सिंह जी कह सरकार रहे हैं नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार को नहीं कह रहा हूँ, नेता आप ही के साथी देखिए कह हम रहे हैं लोग ऐसा- कुछ कर डालें, लेकिन हम लोग को बेकारे कहा जाएगा। तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ी आप लोग कृपा कर दें। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, और अच्छा कार्य करने वाले बहुत से लोग हैं। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाने से देश और तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में, इस मंच पर आपने अपना समय दिया
और देखिए ये हेल्थ कॉन्क्लेव है, तो हम प्रदेश के हेल्थ सेक्टर की तो बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, इकोनॉमी की भी बात करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।